अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे बाबा जान मुझे कॉलेज छोड़ने गए तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरा कॉलेज में पहला दिन था। लेकिन वहाँ पर मौजूद लड़के देखकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और अमीर कबीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। फिर एक लड़का जो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अमीर था, वो मेरे पीछे पीछे फिरने लगा। वो रोज़ मुझे कॉलेज आते जाते देखता। फिर एक दिन उसने मुझे अगवा कर लिया और बंदूक की नोक पर मुझसे निकाह कर लिया। लेकिन अचानक निकाह होते ही वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसकी शक्ल बदलने लगी और वो एक भयानक। मेरा नाम महानूर है। मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर का माहौल बहुत मजहबी था। मेरे अब्बू 5 वक्त की नमाज पढ़ते और हम सब बहन भाइयों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करते। मैं सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा लाडली भी। इस वजह से अब्बू मुझे भी बहुत समझाते कि बेटा नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज में ही आफियत है। लेकिन मैं हमेशा ही फजर की नमाज कज़ा कर जाती, क्योंकि मेरी आंख नहीं खुलती थी। मेरे अब्बू मुझे बहुत समझाते, लेकिन मैं थी ही ऐसी। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत डांटती। मेरे अब्बू मुझे प्यार से समझाते, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा मुझे डांट के समझाती, क्योंकि वो बच्चियों को प्यार करने की कायल नहीं थी। उनका ये कहना था कि बच्चियों को हमेशा लाड प्यार से नहीं रखा जाता। इन्होंने अगले घर जाना होता है। अगर उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाए तो अगले घर जाके वो परेशान होती हैं, क्योंकि अगले घर वाले बच्चियों को उतना प्यार और तवज्जो नहीं दे सकते। मैं थी भी बहुत खूबसूरत। ऐसा मैं नहीं कहती थी, ऐसा सभी कहते थे। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझ पर कच्ची कलियों का स्वरूप आ गया। शहाबी रंगत और नरगिसी आंखों में पड़े गुलाबी डोरे देखने वालों को दीवाने कर देते। लेकिन मुझे अपने हुस्न की सहर अंगेजी का कतई एहसास नहीं था। मैं अपनी खूबसूरती के जादू से नावाकिफ थी, और इस नावाकिफियत में अम्मा की गहरी तरबियत का हाथ था। जब सारा ज़माना मुझे हूरे शमाइल गर्दानता, तभी अम्मा मुझे बदशक्ल और नकम्मी सूरत कहकर धुतकार दिया करती। उन्होंने बड़ी दनाई से कभी महसूस न होने दिया कि मैं गैर मामूली तौर पर हसीन हूँ। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने हुस्न ख्वाबदीदा से आशना हो जाऊं और खुद बीनी और खुद आराई पर माइल हो जाऊं। जब मैं हाई स्कूल गई तो स्कूल की लड़कियों ने मेरी सूरत को सराहना और मुझे बावर कराना शुरू कर दिया कि मैं तो बेहद हसीन हूँ। वो मुझ पर रश करती तो उनकी सताइश भरी नजरों का मफहूम समझकर मेरा अंग अंग खुशी से नाच उठता। मैं घर आकर अपनी अम्मा से पूछती, क्या अम्मा मैं इतनी खूबसूरत हूँ? क्योंकि मेरी सारी दोस्तें और मेरी टीचर्स मेरी खूबसूरती की बेपनाह तारीफ करती हैं, जिस पर अम्मा कहती कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे नज़र लग जाती है। अल्लाह ने तुम्हें बहुत प्यारी सूरत दी है। मुझसे पूछो, मुझे तो तुम ज़माने भर से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। वो यही भी टाल मटोल का काम लेती कि कहीं मैं खुद पसंदी का शिकार ना हो जाऊं या मगरूर होकर दूसरों को कमतर न समझने लगूं। खूबसूरती में मेरी अम्मा भी किसी से कम न थी। अगर ये कहूँ कि हुस्न बांटते वक्त अल्लाह ताला ने मेरे घर वालों के साथ बेहद फ्याजी से काम लिया तो बेजा ना होगा। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन भी खूबसूरती का पैकर थे। मैं घर में सबसे छोटी और सभी की आंखों का तारा थी। अम्मा बाबा निगाहों ही निगाहों में मुझ पर सदके वारी होते, मगर उन्होंने अपनी इस वालहाना चाहत का कभी इस तरह इजहार नहीं किया कि मैं खुद सर हो जाती या मुझे अपनी हसीन शक्ल सूरत पर गरूर हो जाता। हम लोग एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दौलत की रेल पिल तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि हम सुकून से 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा लेते थे। अब्बा एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और अम्मी घर में काम करती और हम सबका ख्याल रखती थी। मेरी बड़ी आपी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका रिश्ता मेरी पुप्पो ने अपने बेटे के साथ कर रखा था। उनका बेटा वाजिद भी बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था, लेकिन जॉब कोई नहीं कर रहा था। मेरे अब्बा इसलिए शादी के लिए तैयार न थे कि जब तक वाजिद कोई जॉब नहीं करता, मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूंगा कि उसको अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। उसका शौहर उसकी ज़रूरियात जब पूरी कर सके तो आके इसको ब्याह के ले जाना। इस बात पर मेरे कज़न को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने ये बात अपने दिल में रखी और किसी से ना कही। उसकी माँ उसको बहुत समझाती कि बेटा वाजिद, बेटियां वाले 100 बातें सोच कर रिश्ता देते हैं। तुम्हारे मामू ने रिश्ता तो दे दिया, लेकिन अब उनकी बस यही फिक्र है कि जब तुम किसी अच्छी जॉब पर लग जाओ तो हम फौरन जाकर तुम्हारी दुल्हन को घर ले आएंगे। इस बात पर मेरा कज़न चुप कर गया
और अपनी माँ के आगे कोई बात न की। मेरे दोनों बड़े भाई जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो अब्बू ने एक को अपने साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब दिलवा दी और दूसरे को भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वो अच्छा खासा कमाने लगे तो अम्मी उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगी। सब घर में बहुत खुश होते जब भाइयों की शादी का जिक्र होता। सबको इस बात की खुशी थी कि भाइयों की शादी होगी तो घर में 2 दुल्हनें आ जाएंगी और घर में रौनक हो जाएगी। मैंने जब मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी ज़हीन भी बहुत है। अब महानूर को किसी कॉलेज में दाखिला दिलवा देते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो सके, क्योंकि मेरी आपी मैट्रिक के आगे ना पढ़ सकी थी क्योंकि उसको पढ़ाई से इतना लगाव ना था। एक उसकी पुप्पो के घर जब रिश्ता हो गया तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना लगता। उसको तो हर वक्त शादी का शौक रहता कि कब वो दिन आए और मैं ब्याह कर पुप्पो के बेटे वाजिद के साथ उसके घर चली जाऊं। लेकिन मुझे शादी का इतना शौक नहीं था, मुझे सिर्फ पढ़ाई का शौक था और मेरा दिल करता था मैं भी पढ़ लिख कर अपने अब्बा का नाम रोशन करूं, क्योंकि मेरे अब्बा ने सारी उम्र हम बहन भाइयों के लिए बहुत मेहनत की थी। वो बूढ़े हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, तो उनको भी अब प्यार, मोहब्बत और ऐसे रिश्तों की ज़रूरत थी जो कि उनके लिए खुशियों का बायस बन सके। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर अब्बा के नाम पर एक हॉस्पिटल खोलूं। अब्बा ने मेरे लिए लाहौर का सबसे बेहतरीन कॉलेज चुना और कहा कि मैं तुम्हें वहाँ दाखिल करवाऊंगा। मैंने कहा अब्बा वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप कैसे अफोर्ड करेंगे? अब्बा ने कहा कि मैं अपनी बेटी को कामयाब होता देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए क्योंकि ये मेरी दिली ख्वाहिश है, इसलिए तुम्हें वहीं पढ़ना होगा। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर लूँगा। अब्बा ने मेरा वहाँ दाखिला करवा दिया। अभी कॉलेज स्टार्ट होने में 1 माह का वक्त पड़ा था। इसी दौरान मेरे दोनों भाइयों की शादी की डेट फिक्स हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सिलाई करवाए तो मेरी अम्मी अब्बा से कहती कि ये लड़की बहुत खर्चा करवाती है। एक आपने इसको इतने महंगे कॉलेज में दाखिला करवा दिया, हम इतनी फ़ीस कहाँ से देंगे? ऊपर से शादी पर भी इसने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। मैं दुल्हनों की शॉपिंग करूं कि इसकी करूं? अब्बा अम्मा को समझाते कि हमारी बेटी इतनी ज़हीन है, पढ़ाई में इतनी लायक है, अगर वो अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ रखती है तो उसको करने दो, यही उम्र होती है। बाद में तो ससुराल के झंझटों में पड़ के इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं रहती। अम्मा चुप कर जाती क्योंकि अब्बा हर बार उसकी तरफदारी करके अम्मा को चुप करवा देते। मुझे अच्छी ड्रेसिंग का बेहद शौक था। मेरा दिल करता था मेरे पास लेटेस्ट डिज़ाइन के ज़बरदस्त कपड़े हों। बस मैं हर वक्त कपड़ों के डिज़ाइन और उनको बनाने के मुतालिक ही सोचती रहती। अम्मा इस बात से बहुत चिढ़ती थीं और मुझ पर वो जचते भी तो खूब थे। मैं थी ही इतनी हसीन, इस बात का अंदाज़ा मुझे अब खूब से हो चुका था। मेरे एक भाई की बारात जुम्मे को थी और एक ही हफ्ते को, और हमारे घर जुमेरात को तेल मेहंदी थी। मैं तैयार होकर जब बाहर आई तो हमारे सभी रिश्तेदार मुझे गौर से देखने लगे और मेरी अम्मा से कहते कि तुम्हारी ये बेटी तो सबका नंबर काट गई है। सब तुम्हारे बच्चे माशाल्लाह खूबसूरत हैं, लेकिन महानूर की तो क्या ही बात है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा गरूर और फ़ख्र महसूस होने लगा। मुझ में अब गरूर आता जा रहा था क्योंकि सभी मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन मेरी माँ तो हर टाइम मुझे नकम्मा साबित करने की कोशिश करती। सबके सामने कहती खूबसूरती का क्या करना, बड़ी मेरी बेटी ने सारा घर संभाला हुआ है, जबकि ये तो सारा दिन बस कपड़ों की बातें करवा लो या इसको पढ़ाई करवा लो और ये कुछ भी नहीं करती। हमारे सभी रिश्तेदार हंसने लगे और कहते कि यही तो उम्र है, बाकी अपने घर जाकर सब कुछ कर लेगी, तुम फिक्र ना किया करो। सब मुझे ही बागौर देख रहे थे। यूं बारात और फिर दूसरे भाई की बारात का दिन भी खैर आफियत से गुजर गया और हमारी दोनों भाभियां घर आ गईं। घर में खुशियां आ गईं। वो दोनों ही बहुत अच्छी और समझदार थीं। अम्मा अब्बा का खूब ख्याल रखती। दूसरी तरफ मेरी पुप्पो ने भी शादी की रट लगा ली कि अब शादी कर दे, मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन अम्मा ने कहा कि तुम्हारे भाई की ये मर्जी है, वो कहते हैं कि जब तक वाजिद कोई जॉब नहीं करेगा हम अपनी बेटी की रुखसती नहीं करेंगे। इस बात पर मेरी पुप्पो भी कुछ नाराज़ हो गई कि अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो बीवी के नसीब से ही मिल जाएगी, कम से कम आप निकाह तो कर दें। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा फिर भी ना माने और यूं ये बात फिर लटक के रह गई। वाजिद को अब मज़ीद गुस्सा आ गया, लेकिन वो अब अपना बदला लेने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मेरा आज कॉलेज में पहला दिन था। अब्बा मुझे कॉलेज खुद छोड़ने आए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर मैं परेशान हो गई क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आपस में बहुत ही फ्री थे और आपस में हंस हंस के बातें कर रहे थे। यहाँ पर सभी लड़के बहुत खूबसूरत और अमीर कबीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। फिर ऐसा होने लगा कि एक लड़का जो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अमीर था वो मेरे पीछे पीछे फिरने लगा। वो रोज़ मुझे कॉलेज आते जाते देखता
मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान होती क्योंकि सभी लड़कियां मुझ पर हंसती और जुमले कसती कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए तो हमारे कॉलेज का सबसे खूबसूरत लड़का तुम पर नज़र रखे हुए है। मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती और अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर देती। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुझे कौन देख रहा है और कौन नहीं। मुझे बस इतना पता था कि मेरे अब्बा ने मुझे कॉलेज भेजते वक्त ये कहा था कि बेटा अपना ख्याल रखना और हमारी इज्जत का भी। मैं उनकी बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वैन वाले अंकल मुझे कॉलेज तो छोड़ गए लेकिन लेने न आ सके क्योंकि बारिश बहुत शदीद हो रही थी। हम सभी कॉलेज में बैठ गए कि अभी बारिश रुकती है तो सब निकलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबके घर वाले उनको लेने आ गए और सभी जाने लगे। पीछे सिर्फ मैं और मेरी एक दोस्त रह गए और पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। अब तो मुझे खौफ महसूस होने लगा। तो कॉलेज की प्रिंसिपल कहती कि आप ये सामने वाली क्लास में बैठ जाएं, जब आपको कोई लेने आए तो आप चले जाना क्योंकि मैं भी अब जा रही हूँ। वो चली गई तो मैं सामने वाली क्लास में बैठ गई। मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी। मेरी दोस्त कहती मैं 1 मिनट पानी पी कर आती हूँ। वो जैसे ही क्लासरूम से गई, मैं अकेली बैठी अपने वैन का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक ही मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया है। पूरा कमरा खाली था और मुझे किसी के हंसने की आवाज़ भी आई। मैं खौफज़दा हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो क्योंकि मैंने बारिश की और अपने वैन वाले अंकल के ना आने की बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी। फिर मैंने अपने ख्याल को झटका और बाहर आ गई कि बाहर जाती हूँ, शायद कुछ ख्याल बटे। जब मैं बाहर आई तो मेरी दोस्त आगे से आ रही थी। वो कहती कि मेरा भाई मुझे लेने आया है, आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देते हैं। मैं राज़ी हो गई क्योंकि पीछे पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। ऐसे में मेरा अकेले कॉलेज रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और उसका भाई बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। वो अक्सर मेरी सहेली अपने भाई और भाभी के बारे में बताती रहती कि इसकी बीवी बहुत लड़ाका है और घर में हर वक्त लड़ती रहती है। उसका भाई ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मेरी तालीम के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी जा रही है भाई। उन्होंने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया और मेरी सहेली अंदर आकर मेरी माँ से भी मिली कि आंटी हम इसको छोड़ने आए हैं क्योंकि इसका वैन वाला नहीं आया था। मेरी अम्मी मुतमईन हो गई क्योंकि काफ़ी परेशान थी मेरे ना आने की वजह से। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अपने भाई को अंदर बुलाओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। लेकिन मेरी सहेली ना मानी कि भाई ने वापस ऑफिस भी जाना है। इस तरह वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं खाना खा कर लेट गई। जैसे ही मैं लेटी तो मुझे नींद आ गई, लेकिन लेटते ही मुझे ऐसा ख्वाब आया कि मैं डर कर उठ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, महानूर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और फिर मुझे उसी तरह की हंसी की आवाज़ आई जैसे कि मैंने क्लासरूम में फील की थी। लेकिन मैं समझी कि ये मेरा डर है। उस बात को सोचने की वजह से वो बात मेरे जहन में बैठ गई है, इसलिए मुझे इस तरह का ख्वाब आया। मैंने इस बात को इग्नोर किया, अपनी किताबें उठाईं और पढ़ने के लिए चली गई। आप ही कहती महानूर मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। मैंने कहा आप ही प्लीज़ 1 कप बना दे, मेरे सर में वाकई ही दर्द हो रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मेरी आपी मेरे लिए चाय बना लाई तो मैं साथ साथ चाय पीती पढ़ने लगी कि अचानक दरवाजे पर बेल हुई। आपी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुप्पो खड़ी थी। मैं भी भागकर पुप्पो के गले लगी क्योंकि मुझे अपनी पुप्पो से बहुत प्यार था। अब्बा की एक ही बहन थी और उनके आगे से 2 बच्चे थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। पुप्पो बहुत ही उदास और परेशान दिखाई दे रही थी। वो मेरी अम्मा से और अब्बा से कोई बात करने आई थी। मैं अपनी किताबें लेकर फिर पढ़ने बैठ गई क्योंकि मुझे अपने टेस्ट की फिक्र थी। आप ही किचन में खाना बनाने चली गईं तो अम्मा और अब्बा को लेकर वो एक कमरे में गईं और उन्होंने जो बात बताई उसे सुनकर मेरे अब्बा चलाना शुरू हो गए। मेरी अम्मा भी बोलना शुरू हो गईं। मैं परेशान से उस कमरे में गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस पर अम्मा और अब्बा इतना चला रहे हैं। जब मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ समझ ना आई क्योंकि बहुत ही बेरब्त बातें हो रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप ही रोते हुए किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थीं। मैं परेशान हो गई कि ऐसी क्या बात है। मैं आप ही के पास गई और रोने की वजह पूछी तो वो रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने आप ही से बहुत पूछा लेकिन वो ना बोली। फिर मुझे भाभी ने बताया कि वाजिद ने अपनी हमसाई के साथ भागकर शादी कर ली है और उसको घर ले आया है और अपनी माँ से कहा है कि मेरा आज के बाद मामू के घर वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब मैंने उनको इतनी बार कहा कि मेरी शादी कर दें तो उन्होंने शादी नहीं की। अब मुझे उनकी बेटी का रिश्ता भी कबूल नहीं। वो अपनी बेटी की जहाँ चाहे शादी कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की शादी कर ली है
और यही बात पुप्पो बताने आई हैं, जिस पर अब्बा और अम्मा इतना बोल रहे हैं और आपी रो रही हैं। मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई। मेरी इतनी मासूम सी आपी, जिसने आज तक ज़्यादा बात भी नहीं की थी, जिसको शादी का बहुत शौक था और दिल ही दिल में वो वाजिद को बहुत ज़्यादा पसंद भी करती थी, उसके साथ ये क्या हो गया। अब्बा की एक छोटी सी जिद की वजह से आपी का रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन अब्बा भी तो ठीक थे। बेटियां वाले सोचते ही हैं कि हमारी बेटी जब जाए तो लड़का आगे से कुछ कमाता हो। वाजिद भाई भी तो ऐसे ही थे, ना कुछ करते थे, ना कहीं जॉब करते थे, ना कोई कारोबार करते थे। शायद उनको फारिग बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि पुप्पो की अच्छी खासी पेंशन आ जाती थी। इसके साथ ही उनके 2-3 मकान भी किराए पर थे, इसलिए वो कोई भी काम करने से गुरेज़ा थे। इसी बात की वजह से अब्बा को भी डर था कि कहीं वो ऐसे ही ज़िंदगी ना गुजार दे, और उनका डर सही साबित हुआ। वाजिद इस काबिल नहीं था कि मेरी प्यारी बहन का साथ दे सकता। मेरी प्यारी फूलों जैसी बहन, जिसका उसने दिल तोड़ा, उसको इसका हिसाब देना ही होगा। पुप्पो अपनी बात कह के जा चुकी थीं। आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा उदासी थी। भाई जब आए तो उनको पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए और परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ जो वाजिद ने ये हरकत कर डाली। हम मोहल्ले में और रिश्तेदारों को क्या मुँह दिखाएंगे कि लड़के ने हमारी बेटी को ठुकरा दिया। अब क्या वजह बताएंगे। लेकिन इस जमूत को मेरे अब्बा की इस बात ने तोड़ा कि अच्छा हुआ वो इस काबिल ही नहीं था कि हमारे घर का फर्द बनता। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में शरीफ लोगों में करना चाहता हूँ। लड़का भी ऐसा हो जो मेरी बेटी का ख्याल रख सके। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। इतना कह के भीगी आंखों के साथ अब्बू कमरे से चले गए। आपी फिर जोरों की तार रोने लगी। मैं भी बहुत उदास और परेशान थी और मैं अपने टेस्ट की भी तैयारी न कर पाई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज आई तो टेस्ट हुआ तो मेरे नंबर बहुत ही कम आए। सभी मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या वजह है। मैं चुप कर गई। उनको क्या बताती कि हमारे घर में क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं पढ़ ना सकी। मैं अपनी क्लास लेकर फारिग होकर कैंटीन की तरफ जा रही थी। आज मेरी दोस्त भी कॉलेज नहीं आई थी। दरख्तों के पास से गुजरते हुए मुझे फिर अपना सर भारी लगने लगा। ऐसे लगा जैसे मेरे कंधे भारी हो रहे हैं और कोई मेरा नाम पुकार रहा है। लेकिन मैंने जब मुड़कर देखा तो वही खूबसूरत लड़का उधर खड़ा था जिसे हमारे कॉलेज में बहुत सराहा जाता था। वो बेहद हसीन था और बहुत ही अमीर था। उसका नाम रेयान था। मैं हैरान हो गई कि ये पहले तो इधर मौजूद नहीं था, अचानक ये यहाँ पर कैसे आ गया। रेयान कहता कि महानूर, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं परेशान हो गई कि इसने मुझसे क्या बात करनी है। हालांकि मैंने कभी उसकी तरफ देखा तक ना था, ना कभी उससे बात की थी। मैं कॉलेज में किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करती थी। मेरी सिर्फ 1-2 सहेलियां थीं जिनसे मैं बातचीत करती थी। ज़्यादातर मैं अपनी स्टडीज़ में ही बिजी रहती। यही वजह थी कि एग्ज़ाम्स में भी और हर टेस्ट में मैं अपनी पूरी क्लास में टॉप करती। अभी मैंने रेयान की किसी बात का जवाब नहीं दिया था कि अचानक उसने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे चेहरे पर फूंक मारी। उसके बाद मुझे कुछ याद न रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ। बस रेयान जो कहता गया मैं वो करती गई। वो मुझे अपने साथ एक गाड़ी की तरफ ले गया। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ी। मैं चुप करके सिर्फ रास्ते को देख रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बस जो रेयान कहता मैं वो करती जा रही थी। वो मुझे एक वीरान से घर में ले गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, किसका घर है और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं हैरान और फटी फटी निगाहों से कभी रेयान को देखती और कभी उस घर को देखती कि ये कौन सी जगह है। जब रेयान लेके मुझे एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ पर एक मौलवी और 2-3 आदमी मौजूद थे। उनकी शक्लें कुछ अजीब सी थीं। वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी चाल ढाल और उनके कपड़े ऐसे थे कि वो किसी और ही सियारे की मखलूक लग रहे थे। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और इस तरह मेरा निकाह रेयान के साथ करवा दिया गया। मैंने भी कबूल है कबूल है कबूल है इस तरह कहा जैसे मुझे इस शादी का बेताबी से इंतज़ार था। निकाह होते ही वो तीनों आदमी और मौलवी न जाने कहाँ चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अभी तो यहाँ बैठे थे, फिर कहाँ चले गए। मैं अभी यही देख रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता रेयान का तिलिस्म मुझ पे ख़त्म हो रहा था और मैं होशो खुर्द की दुनिया में आ रही थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे पहुँचे और वो जो 3 आदमी और मौलवी इधर बैठे थे वो कहाँ गए। अभी मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी कि रेयान एकदम से मेरे सामने आ गया। रेहान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मेरा तुमसे निकाह हो गया, अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और ये कहते ही एकदम से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मैं उसको देखकर परेशान हो रही थी कि इसको क्या हो रहा है। एकदम से तड़पते तड़पते उसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई। वो इंसान नहीं, अब एक बदनुमा जिन की शक्ल इख्तियार कर चुका था और इसके साथ ही वो बेहोश हो गया।
मैं खौफ से चीखें मारने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्योंकि ना तो मुझे इस घर का पता था ना इस जगह का। और फिर खौफ के मारे मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी। मुझे मेरे अब्बा अम्मा ने ये बताया कि मैं कॉलेज में पता नहीं क्यों बेहोश हो गई थी। कॉलेज वालों ने घर में फ़ोन किया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है, इसे आकर ले जाएं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें होश नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कुछ ही घंटों में होश आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें, इनको कोई गहरा शौक लगा है। मैं हौनक बनी उनकी बातें सुन रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो रेयान के साथ निकाह, वहाँ जाना, वो सब क्या था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा होगा, लेकिन ऐसा ख्वाब, जीती आंखों से ख्वाब। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ऐसा ख्वाब तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तो एक जीती आंखों से मैंने सारा वाकया देखा और अब मैं इसको ख्वाब का नाम दे दूं। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी। मैं इसी परेशानी में बैठ गई कि मेरी आपी मेरे पास आई और कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा आपी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जब उनको सारी बात बताई तो वो भी परेशान हो गईं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे ऐसे लगा कोई मेरे कमरे में मौजूद है। आपी गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन मुझे किसी की हल्की हल्की हंसी और सांस लेने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं खौफजदा सी होकर उठकर बैठ गई, लेकिन वहाँ कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ऐसा रोज़ मेरे साथ होने लगा। कभी मैं कॉलेज जाती तो मुझे लगता मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरा सर भारी हो रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। लेकिन जब मैं आंखें उठाकर देखती तो वहाँ कोई मौजूद ना होता और रात को सोते हुए मुझे ऐसा फील होता जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब आकर सांस ले रहा है। ये सारी बातें मुझे बहुत खौफजदा कर रही थीं और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने दूसरे दिन ही कॉलेज में रेयान को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था और उसने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई कोई ख्वाब होगा जो मैंने खुली आंखों से देखा होगा। मैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना चाहती थी क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर बनना था। मैं अगर इन बातों में पड़ जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब आपका पीछा खुद ही बदरूहें न छोड़ें। ये ऐसी बदरू थी जो मेरे पीछे लग चुकी थी, ना मुझे दिन को चैन लेने देती ना रात को सुकून। ऐसे ही एक रात मैं सो रही थी कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई मेरा हाथ पकड़कर मेरे चेहरे को बोसा दे रहा है। मैं एकदम चीख मार कर उठी तो सामने ही रेयान खड़ा था। वो मुझे कहता कि चीखो नहीं, मैं हूँ तुम्हारा खामन। मैंने और ज़ोर से चीखना चलाना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार सुनकर अब्बा अम्मा सभी मेरे कमरे में आ गए। अब्बा अम्मा जो पहले ही मेरी हालत की वजह से काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको बाखूबी अंदाज़ा हो चुका था मेरी कैफियत का, वो बहुत परेशान हो गए और मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ है। मैं अभी कुछ भी ना बोल पाई कि आप ही ने उनको सारी बात बता दी कि कैसे मेरा निकाह हुआ और क्या क्या मैंने फ़ील किया। अब्बा अम्मा एकदम से खामोश हो गए। अब्बा ने कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं सुबह किसी आमिल बाबा से बात करता हूँ। एक आमिल बाबा हमारे मोहल्ले में रहते थे, बहुत नेक थे और लोग उनके पास काफ़ी आते थे अपना इलाज करवाने के लिए। वो रूहानी इलाज भी करते थे, इसके अलावा जिन भूतों से भी छुटकारा दिलवाते थे। अब्बा सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद ही आमिल बाबा के पास चले गए और उनको लेकर मेरे पास आ गए। वो हमारे हमसाए थे और अब्बू का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, इसलिए उनके कहने पर हमारे घर ही आ गए। आमिल बाबा ने जब मुझे देखा तो एकदम से उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। उन्होंने कहा कि बच्ची पर बहुत ही बड़े जिन का साया है, आप बच्ची को लेकर ड्राइंग रूम में आएँ, मैं वहाँ पर इस पर दम करता हूँ। अब्बा मुझे लेकर ड्राइंग रूम में गए। उसने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होना शुरू हो गया और मेरा सर भी भारी होने लगा और मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मैं एकदम से होशो खुर्द की दुनिया से बेगाना होकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब्बा ने मुझे उठाया और बेड पर लेटा दिया, लेकिन आमिल बाबा ने अपना अमल जारी रखा। वो पढ़ते रहे, कुरानी आयात को पढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया। जब मैं उठी तो आमिल बाबा जा चुके थे और घर वाले सारे अपने कामों में मसरूफ़ थे। आज मेरी कॉलेज से भी छुट्टी हो गई थी क्योंकि दोपहर का 1 बज चुका था। मैं तब उठी। मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। अब मेरा सर भी दर्द नहीं हो रहा था और मेरी आंखों में भी दर्द नहीं थी। मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि क्या हुआ है, तो अम्मा ने मुझे बताया। अम्मा ने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा ने कहा कि आमिल बाबा ने बताया है कि एक जिन है जो कि तुम्हारे कॉलेज में ही रहता है, वो तुम पर आशिक हो गया था और वो तुमको काबू करना चाहता था और इसकी सिर्फ एक सूरत थी कि तुम उसके निकाह में आ जाओ, फिर तुम उसके काबू में चली जाती। इसलिए उसने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। उसके बाद तुम उसके काबू में चली गई। अब वो तुमको इसीलिए तंग करता था और तुम्हारा सर भारी महसूस होता था, लेकिन आमिल बाबा ने अमल कर दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा।
आमिल बाबा ने जब अमल किया तो वो खुद हाजिर हो गया और उसने सारी बात बताई कि कैसे उसने तुमसे निकाह किया। आमिल बाबा ने उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया कि इस बच्ची की जान छोड़ दो, ये इंसान है और तुम एक जिन, लेकिन वो ना माना। फिर आमिल बाबा ने कोई पानी पड़कर उस पर फूंका तो उसका जिस्म जलने लगा और उसने कहा कि मैं आइंदा इसको कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद वो गायब हो गया और जाने से पहले कागज़ पर यह भी लिख के गया कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा मेरी बेटी। हमारे सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। आमिल बाबा कहते कि वक्त पर पता चल गया, अगर कुछ अर्सा पता न चलता तो वो जिन तुम्हें अपने साथ ले जाता। अब वो यही सब तैयारी कर रहा था। जो निकाह पढ़ाने के लिए लोग आए थे वो भी इस दुनिया के नहीं थे, वो भी जिन्नात ही थे। जब अम्मा ने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं परेशान हो गई कि कभी कभी इंसान का हुस्न भी उसका दुश्मन बन जाता है, कि अगर मैं इतनी खूबसूरत ना होती तो शायद आज मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार ना होती। लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिसे चाहे हुस्न दे और जिसे चाहे ना दे। मैं तो अपने रब करीम का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी मुनासिब शक्ल दी। लेकिन ये हमारी ही कोताही होती है जिसकी वजह से इंसान नुमा शैतान या कोई जिन हमारे पीछे लग जाता है। अगर हम अपने हुस्न को अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक छुपा कर रखें तो दुनिया में कोई भी इंसान नुमा शैतान हम पर आशिक ना हो और हमारी जिंदगियां खराब ना हो। और अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तलावत करें, तो कोई भी शैतान नुमा जिन भी हमारे पीछे नहीं लग सकता। अल्लाह ताला ने तो हमें रास्ते बता दिए हैं, फिर उसके रास्तों पर चल के अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगली एक बहुत ही अच्छी कहानी तक मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। खुदा हाफिज।